तो कोरिलेशन का मीनिंग क्लियर हो गया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, मल्टीपल, पार्शियल एंड सिंपल। और स्कैटर डायग्राम इज जस्ट लाइक लाइन ग्राफ, जैसे आप बनाते थे, कुछ खास नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन शायद कर लिए होंगे लोगों ने। गॉट इट क्लियर? वैसे एग्जाम में ये नेग्लिजिबली टेस्टेड आइटम होता है, आपने पढ़ जरूर लिया है, बट डेफिनेटली ये बहुत कम या ना के बराबर पूछा जाएगा। चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेटिव पार्ट चिल्ड्रन, जिसमें 2 मेथड्स हैं। पहला है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड दूसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो पहले हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन पढ़ेंगे और उसके बाद कार्ल पियर्सन पे चलेंगे। अब ऐसा रीजन ये नहीं है कि भाई कुछ टफ है कुछ इजी है सब इजी, बहुत आसान है। बट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बहुत आसान है। कार्ल पियर्सन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट लग गया है, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में स्टैंडर्ड डिविएशन है नहीं, तो बच्चों ने वो पढ़ा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन आपको पढ़ा दूं। इसीलिए प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन ही आपको दिया था। तो मान लीजिए कि कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है न्यू दिल्ली में या मुंबई में या फ्रांस में या इटली में या न्यूयॉर्क में, और मेरे को, आपको और आपके किसी फैमिली मेंबर को जज बना लिया गया। अब मैं किसी को 10 में से 9 दे रहा हूं, आप 10 में से 8 दे रहे हैं और आपके घर वाले भी 10 में से 9 दे रहे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि तीनों जजेस का कोरिलेशन कितना क्लोज है। अगर कोरिलेशन बड़ा ही नियर है, परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकल लाइफ में, नथिंग कुड बी 100% इन थ्योरी बेसिकली, सॉरी प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली 100% चीजें हो सकती हैं। तो अगर जजेस का कोरिलेशन बड़ा ही क्लोज है चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे हमको फिर से बुलाएंगे। बट मान लीजिए कि मैं 10 में से किसी को 9 दे रहा हूं, आप उसको 10 में से 4 दे रहे हैं, फिर मैंने किसी को 10 में से 3 दे दिया, आप मैंने 10 में से 9 दे दिया, तो कोरिलेशन कोई बहुत नियर नहीं है। तो हमारा आपका कोरिलेशन बड़ा फार ऑफ है, इसलिए हमें अगली बार जजमेंट करने के लिए बुलाया नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। अपनी अपनी कॉपी ओपन कर लें बच्चों, और सबसे पहले झटपट लिख दें स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन। तो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, मेरे को लग रहा है हम लोग तो बचपन में टॉय से खेलते थे, ये भाले से खेलते रहे होंगे, स्पीयर से, तभी इनका नाम रख गया स्पीयरमैन। गॉट इट क्लियर? तो इन्होंने कोरिलेशन जो डिराइव किया था वो रैंक्स के बेसिस पे ही किया था, और ये प्रैक्टिकली काम कहाँ पे आता है, मैंने आपको अभी भी इसका एग्जांपल दे दिया। तो इंडियन आइडल वगैरह लोग देखते होंगे शायद, और इंडियन आइडल की तरह और भी ऐसे टीवी शोज आते हैं, क्या बोलते हैं जरा नाम हम बताएंगे किसी का? हाँ, इंडिया गॉट टैलेंट आता है, उसमें डांस वांस भी करते हैं लोग और थोड़ी हरकतें भी दिखाते हैं, उलझुल टाइप की। व्हाट इट क्लियर? अब पता लगा 2 4 वहाँ चामुंडा है ना, वहाँ बैठे रहते हैं, वो 10 में से स्कोरिंग करते हैं, कभी 10 मिल जाता है, कभी 8 मिल जाता है, कभी 4 मिल जाता है, नौटंकी करके रोते भी हैं लोग। तो ये सारा काम उसके बाद स्टार्ट होता है कि उन तीनों जजेस का या 2 जजेस का या 4 जजेस के या 5 जजेस का, व्हाट्स एवर इट वॉज, इनका कोरिलेशन कितना नियर था। अगर बहुत नियर है तो नेक्स्ट टाइम इसी जजमेंट टीम को फिर से बुलाया जाएगा, और अगर बहुत नियर नहीं है तो इसको नहीं बुलाया जाएगा। आपके स्कूल में मान लीजिए कोई इवेंट है, लेटर से कोई इंटर स्कूल डिबेट है, और 2 जजेस को बुला लिया गया बच्चों को रैंक करने के लिए, तो वैसे स्कूल लेवल पे सब कैलकुलेशन नहीं होता, बट बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पे थिंग्स आर डन चिल्ड्रन। तो वहां पे भी कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाएगा, जज 1 ने क्या मार्क्स दिया और जज 2 ने, इन दोनों में कितना कोरिलेशन था। परफेक्ट तो एज आई सेड कभी हो नहीं सकता। अगर बहुत क्लोज कोरिलेशन है 0.75 टू 0.9 का, तो नेक्स्ट टाइम टीम विल बी कॉल्ड अगेन, और अगर ऐसा नहीं है तो जय माता दी, अगली बार इनको नहीं बुलाया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो सब लोग बस ये हेडिंग लिखेंगे चिल्ड्रन, फॉलोड बाय दिस फॉर्मूला। एज आई सेड कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर आर, और यहां आर के लिखना है आपको, इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। चटपट फॉर्मूला लिख लीजिए, जहां पे आर के कोरिलेशन की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे, रैंक्स आपको 2 जजेस या 3 जजेस की दी जाएंगी, कभी कभी रैंक आपको खुद भी निकालनी पड़ सकती है, उन दोनों के आप डिफरेंसेस निकाल के उसका स्क्वायर कर देंगे, एंड देयर आफ्टर जो डेटा होगा दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स, वो एन है यहाँ पे। तो पूरा फॉर्मूला और इसके पैरामीटर्स क्या मीन कर रहे हैं इनको झटपट कॉपी में लिखें। तो लेट्स अंडरस्टैंड, देयर आर 3 केसेस चिल्ड्रन। पहला केस बहुत ही आसान है, जो अगर एग्जाम में आया तो 4 नंबर से ऊपर का नहीं आएगा, जहां पे रैंक्स आपको हमेशा दी होंगी, और नहीं देंगे तो आपको पता है भाई, जो हाईएस्ट स्कोर होगा उसकी रैंक 1, सेकंड हाईएस्ट की रैंक 2 एंड सो ऑन। दूसरा केस आएगा जब आपको रैंक्स नहीं दिए, आपको खुद से रैंक्स निकालनी पड़ेंगी,
और इन दोनों ही केसेस में चिल्ड्रन देयर वुड बी नो रेपिटेशन, रैंक रिपीट नहीं होगी। और थर्ड केस में रैंक्स हो सकता है दी हो सकता है आपको खुद निकालनी पड़े, और दोनों ही केसेस में रैंक्स वुड बी रिपीटेड। लॉजिक समझ में आ गया? तो रैंक्स दी भी हो सकती है, नहीं भी दी हो सकती है, रिपीट कर भी सकती है और रिपीट नहीं भी कर सकती है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो बड़ा ही आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप हेडिंग लिख दें, डिफरेंट कंप्यूटेशंस ऑफ रैंक कोरिलेशन, केस 1 व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड दे आर नॉट इक्वल। दोनों बातें लिखिएगा। डिफरेंट केसेस ऑफ रैंक कोरिलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन, केस 1 व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड दे आर नॉट इक्वल। झटपट लिखने लोग। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन, इलस्ट्रेशन नंबर 16 मिला। यहाँ पे दो जजेस हैं, जज 1 एंड जज 2। So two judges ranks 7 contestants as below. तो ranks are given to us. I repeat children, ranks are given. और अगर रैंक्स ना दी होती तो आपको स्कोर दिया जाता, तो स्कोर दिया होगा तो रैंक निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए तो लेट्स डू इट चिल्ड्रन, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले आप कॉलम्स बनाएंगे, कौन कौन से कॉलम्स बनेंगे चिल्ड्रन, लेट्स सी। सबसे पहले कॉलम बनाइए, अपनी कॉपी सब लोग ओपन कर लें। चलिए बच्चों, लेट्स ड्रॉ द कॉलम्स। कहाँ गया लाइन टूल पे, आ गया। तो सबसे पहला कॉलम आप बनाएंगे J1, जज 1, फिर जज 2। रैंक्स आर ऑलरेडी गिवन। फिर आप बनाएंगे रैंक डिफरेंस का कॉलम चिल्ड्रन, और फिर बनाएंगे उसके स्क्वायर का कॉलम। चलिए, सो राइट डाउन JUDGE जज 1 ब्रैकेट में रैंक्स, then children judge 2 within brackets ranks, then difference, and then difference का square. Got it? चलिए बच्चों, तो रैंक्स भी लिखते जाएंगे, साथ साथ डिफरेंसेस भी, और इसका स्क्वायर भी लिखते जाएंगे। तैयार है सब लोग? रेडी चिल्ड्रन? चलिए भाई, 5 है रैंक, उसके बाद यहाँ पे 6 है चिल्ड्रन, देन हियर इट इज 4, 4 के बाद 7, 7 सॉरी 5 6 4 एंड 5, सॉरी सॉरी। चलिए, then children 7 and 2, then children 3 and 1, thereafter 1 and 3, thereafter 2 and 4, thereafter 6 and 7, 2 के बाद 4 लिख दीजिए। सो एक बार चेक कर लीजिए, पहले है 5 और 6, फिर है 4 और 5, then 7 and 2, then 3 and 1, then 1 and 3, 2 and 4 and 6 and 7। बना लिया सबने? चलिए, 5 और 6 का डिफरेंस क्या होगा चिल्ड्रन? मैथ्स नहीं आती लोगों को तो क्लास से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, जिनको -1। -1। बट यहाँ माइनस प्लस लिखने से कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्क्वायर करना है इसका, तो स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा, तो आप माइनस लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, देन 4 एंड 5 का डिफरेंस भी क्या है चिल्ड्रन? 1। 7 एंड 2 का डिफरेंस 5। 1 एंड 3, 3 एंड 1 कुछ भी बोल लीजिए, 2। 1 और 3 अगेन 2। 2 एंड 4 का डिफरेंस 2। 6 और 7 का डिफरेंस 1। इज दैट अंडरस्टूड? तो आप माइनस में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, बट बिकॉज ऑटोमेटिकली आपने आगे स्क्वायर करना ही करना, तो प्लस में ही आएगा। 1 स्क्वायर इज 1 चिल्ड्रन, 1 स्क्वायर इज अगेन 1, देन 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4, अगेन 4 चिल्ड्रन, 2 स्क्वायर इज अगेन 4, एंड 1 स्क्वायर इज 1। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, टेल मी द टोटल चिल्ड्रन क्या आएगा? 25 और 1 और 1, you get 27, और 4 4 8 and 4 12 and 13, it is children 40। सबका आ गया आंसर? चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
और k इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन चिल्ड्रन n क्यूब माइनस 1. सो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे चिल्ड्रन? 7. 1 माइनस 6 इंटू 40 अपॉन चिल्ड्रन 7 क्यूब माइनस 7. 1 minus 6 into 40 is 240. 7 sevens are 49. 49 into 7 is what, children? 343. 7 into 49. It is 340. 3 minus 7, children. चलिए, तो 1 minus 240 upon ये आ जाएगा चिल्ड्रन 336. बस अगर आप 240 अपॉन 336 करते हैं तो आंसर आएगा 0.71. तो इट इज 0.29. और अगर आप ऐसे नहीं कैलकुलेट करना चाहते, रेशियो प्रोपोर्शन सबने बचपन में पढ़ा होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एलसीएम ले लीजिए चिल्ड्रन. 1 के नीचे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. -240 अपॉन 336. तो इट इज एलसीएम बिकम्स 336. It is 336 minus 240. You will get the answer. जो भी आ रहा है आ जाएगा आंसर. कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक बार देख लेते हैं. What is 336 minus 240 children? 336 minus 240 96. तो 96 by 336 0.285 आ रहा है, वही राउंड ऑफ करके 29 आ जाएगा. और वैसे तो लॉगरिथम भी एक तरीका है, बट अभी जब आप सीख जाएंगे तो आप इसको अप्लाई करिएगा. समझ में आ गया? तो 0.29 क्या रिवील करता है? हाई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप और लो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. लो डिग्री मतलब जज 1 कुछ और बोल रहा है, 2 कुछ और बोल रहा है. एक ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो दूसरा न्यूयॉर्क जा रहा है, दोनों की आपस में बनती नहीं है. तो नेक्स्ट टाइम क्या इसको बुलाया जाए? नो. तो बच्चों के दिमाग में ये भी होगा, सर मान लीजिए 3 जजेस वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ सकता है. कैसे? एक बार जज 1 और जज 2 को लेंगे, एक बार जज 2 और जज 3 को, और एक बार और सॉल्व करेंगे 1 और 3. तो ऊपर वाले से क्या प्रार्थना करनी है कि एग्जाम में बस 2 ही जजेस का क्वेश्चन है. और 4 का आ गया तो सर फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फिर कॉम्बिनेशन बढ़ते जाएंगे, वो मल्टीप्लीकेशन में बढ़ जाएंगे. तो मान लीजिए ABCD आ गया, पहले AB का कैलकुलेशन करेंगे, फिर BC का, फिर CD का. 4 है ना ABCD, उसके बाद DA. तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ जाएंगे. डोंट वरी, ऐसा आता नहीं है, एग्जाम में आएगा तो मैक्सिमम 2 या 3 का ही आएगा. खैर, समझ में आ गया सबको? अंडरस्टूड हाउ वी डिड दिस चिल्ड्रन? डिफिकल्ट है? चलिए, तो बस जब रैंक रिपीट होंगी तब थोड़ा फॉर्मूला एक्सपैंड कर जाएगा, वो भी आसान होता है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. और जो पहला वाला है कार्ल पियर्सन, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. ओके, तो कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. लेट्स कंटिन्यू फर्दर. देख लें हमारा आंसर 0.29. हाँ ठीक ही आ रहा था भाई था. चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 सबको नजर आ रहा है बच्चों? एवरीबडी अगेन टेल मी, रैंक्स दी हुई हैं या आप खुद निकालेंगे? रैंक्स दी हुई है, नहीं दी होती तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती. चलिए, ये वाला क्वेश्चन करिए आप खुद से. लेट्स सी कौन कितना समझ पाया है, देन आई प्रोसीड फर्दर. चलिए बच्चों, टेल मी, सबसे पहला कॉलम किसका बनेगा? जज X या 1 कुछ भी बोल सकते हैं. देन जज Y, देन डिफरेंसेस, देन D स्क्वायर. वेरी गुड. तो इट इज JX लिख लेते हैं, JY, देन डिफरेंस, एंड देन डिफरेंस का स्क्वायर. चलिए बच्चों, रैंक्स कॉपी कर लें. 2 1 4 3 5 7 6. 2 1 4 3 5 7 6. and judge Y में it is children. चलिए, it is 1, then 3, after 3 it is 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7. चलिए, हो जाएगा.
2 और 1 का डिफरेंस क्या आएगा चलन? जिन्होंने दिन का लंच नहीं किया, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, उनको छोड़ के बाकी तो बोल सकते हैं 1। वेरी गुड। स्क्वायर ऑफ 1 इज ऑल्सो 1। 1 और 3 का डिफरेंस चिल्ड्रन 2। स्क्वायर ऑफ 2 इज व्हाट? 4। वेरी गुड। 4 एंड 2 का डिफरेंस 2। स्क्वायर ऑफ 2 इज व्हाट? 4। वेरी गुड। बाकी कुपोषित ट्राई करते रहे। 3 और 4 का डिफरेंस 1। स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। वेरी गुड। 5 और 5 का डिफरेंस 1। वाह, 0। ग्रेट मैथ्स। 0। ये कुछ बच्चे चाइना से मैथ्स पढ़ के आए हैं, चाइनीज मैथ्स। चले तो चांद तक वरना शाम तक, चाइनीज प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं। और 0 का स्क्वायर क्या होगा चिल्ड्रन? 0। कुछ लोग नाराज ना हो जाए तो मैंने डबल 0 लगा दिया। एक 0 का स्क्वायर और एक लोगों के लिए जो 5 और 5 का डिफरेंस 1 बोल रहे थे। चलिए नेक्स्ट 7 और 6 का डिफरेंस इज ऑल्सो 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। देन चिल्ड्रन 6 और 7 का डिफरेंस इज 1 और स्क्वायर इज 1। चलिए टोटल हो जाएगा। चलिए भाई टोटल कर दीजिए। इट इज हाउ मच? 12। फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। क्या होगा फॉर्मूला? टेल मी। आर के इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। बच्चों एक फॉर्मूला तो ये है, और एक फॉर्मूला आपको कहीं कहीं ये भी नजर आ जाएगा, तो लिख इसको भी लीजिए। यू शुडेंट से कि सर आपने पूरा पढ़ाया नहीं। 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में इट इज एन स्क्वायर माइनस 1। एन स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया? तो अल्टीमेटली एन को एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन क्यूब हो जाएगा। -1 एन इंटू 1 इज एन बेसिकली। ये फॉर्मूला भी आपको किसी किसी बुक में मिल सकता है, तो डोंट अज्यूम कि फॉर्मूला डिफरेंट है, डेराइव करके वो एन क्यूब माइनस एन ही आ जाएगा। ओके चलिए, जब आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो टीचर आपको यही फॉर्मूला सिखाएंगे। सो 1 माइनस 6 इंटू व्हाट चिल्ड्रन? 12 आइटम्स। क्या हुआ? कहाँ पे? ओ सॉरी, वो लिखना भूल गया मैं, ये तो रहेगा ही रहेगा। चलिए तो 6 इंटू 12 अपॉन कितने आइटम्स थे? 1 2 3 4 5 6 7। कुंडली में साथ ही है। 7 क्यूब माइनस 7, तो इट इज 1 माइनस 6 12 72 चिल्ड्रन अपॉन 343 माइनस 7, तो इट इज 1 माइनस 72 अपॉन व्हाट? 336। तो इट इज 336 माइनस 72 अपॉन 336। क्या आएगा चिल्ड्रन बताइए? 0.78। नहीं 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 नहीं, 336 माइनस 72 264 अपॉन 336, तो इट इज कमिंग व्हाट? 78। और 0.75 से 0.9 तक हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन था। हाँ कुछ आंसर में डिफरेंस आ रहा है। 264 0.785 ही तो आ रहा है, तो आप 785 को 79 कर दीजिए मान लीजिए। तो इट रिप्रेजेंट्स हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन और लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन? हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये लिखना पड़ेगा आपको जब पूछा जाएगा आपसे, और अगर नहीं भी पूछा जाए इन माय ओपिनियन लिख के आ जाइए, टीचर बहुत खुश हो जाएगा। ठीक भाई, समझ में आ गया सबको? चलिए लेट्स प्रोसीड फॉर। क्या वो? हाँ तो वही चीज है, मतलब वो फॉर्मूला भी आपको नजर आएगा, तो ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप पहुंचेंगे तो वही आपको मिलेगा। चलिए समझ में आ गया चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चलो यहाँ पे 3 जजेस वाला आ गया है, तो जज 1 और जज 2 का पहले कैलकुलेशन होगा, फिर जज 2 और जज 3 का, और फिर जज 1 और जज 3 का। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस? चलिए नहीं नहीं, कोई एवरेज नहीं लेना, फिर आपको डिसाइड करना है जहां पे डिग्री ऑफ कोरिलेशन वेरी हाई है, नेक्स्ट टाइम से कंपटीशन में उन्हीं दोनों जजेस को बुलाना है। बाकी सबको बोलना है जय माता दी, आप अयोध्या जाइए। समझ में आ गया? तो देखिए जैसे यहाँ पे जज 1 और 2 का था शायद, तो 0.52 है 55। सेकंड और थर्ड में आ रहा है 0.73, और फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है 0.05। ये तो एकदम ही दलितर है, ये सास बहू का रिश्ता है। सर आपने अच्छा याद दिलाया, मम्मी और दादी माँ को रिलेशन निकालते हैं आज। समझ में आ गया? अगर 0.95 है तो मतलब फैमिली ज्वाइंट रहेगी, और अगर कहीं ये वाला आ गया 0.05 तो पापा से कहेंगे दूसरा घर ढूंढो, कोरिलेशन है नहीं। समझ में आ गई बात? तो कैसे ढूंढेंगे कोरिलेशन? भाई मम्मी ने कितनी बार खाना बनाया, दादी ने कितनी बार खाना बनाया, उसकी रैंकिंग कर लीजिएगा। अगर चप्पल खाने का मन ना हो तो कोरिलेशन निकालिएगा मत। चलिए भाई समझ में आ गया? अगली हेडिंग लिखिए चलन। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स नहीं दी होती तो कुछ नहीं करना है, आपको रैंक्स असाइन करनी है।
तो हाईएस्ट स्कोर की रैंक 1 हो जाएगी एंड सो ऑन, वो चलता जाएगा। समझ में आ गया? बट अभी भी रैंक्स कॉमन नहीं होंगी, तो आपकी हेडिंग होगी व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, ब्रैकेट ओपन, दे आर टू बी कैलकुलेटेड, ब्रैकेट क्लोज, बट नॉट रिपीटेड। आई रिपीट, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन हेडिंग लिखेंगे आप, ब्रैकेट में लिखेंगे दे आर टू बी कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड, ब्रैकेट क्लोज, एंड नॉट रिपीटेड। समझ में आ गया? रिपीट के केस में फॉर्मूला थोड़ा सा एलोंगेट कर जाएगा। झटपट लिख लें सब लोग, लिख दिया सबने? चलिए, तो बहुत आसान है, कुछ ये सब करना नहीं है आपको। एग्जाम्पल नंबर 19 आपको नजर आ रहा होगा। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में पहले तो क्वेश्चन लिख लें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट द क्वेश्चन चिल्ड्रन। वैसे क्वेश्चन तो होगा आपके पास, सॉल्यूशन ही स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीबॉडी? यस। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स बाय जज ए, रैंक्स बाय जज ए, marks by judge B, ranks by judge B, then it is difference, और उसके बाद बच्चों डिफरेंस का स्क्वायर। गॉट इट? चलिए तैयार सब लोग? चलिए, तो इट इज जज ए मार्क्स, जज ए रैंक्स, जज बी मार्क्स और जज बी रैंक्स। It is difference and D square. Ready children everybody? तैयार है सब लोग? चलिए 52, then children it is 65, thereafter 53 and 68. If I go wrong, do correct me. 43 children, उसके बाद आएगा यहाँ पे बच्चों 60 and 38, उसके बाद आएगा चिल्ड्रन 45 and 77, 41 and 48, 37 and 35, 38 and 30, उसके बाद बच्चों 25। अब ये मत बोलिएगा सर ये देखिए सेम हो गया, रैंक से सेम नहीं होंगी, मार्क्स सेम हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद 27 and 50। 10 कंटेस्टेंट्स हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि 10 का क्यूब करना आसान है। गॉट इट क्लियर? तो 52 53 42 60 45 41 37 38 25 27, and here it is 65 68 43 38 77 48 35 30 25 50। करेक्ट चिल्ड्रन। चलिए, तो जज ए के मार्क्स के हिसाब से रैंक उठाते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं बताइए? सबसे ज्यादा मार्क्स क्या नजर आ रहे हैं जज ए में? 60। तो दिस इज रैंक 1 हो गया, ठीक है। 60 के बाद चिल्ड्रन सबसे ज्यादा क्या है? 53। ये रैंक 2 हो गया। पीपल अंडरस्टूड कैसे रैंक असाइन करनी है? पक्का? चलिए, उसके बाद चिल्ड्रन 53 के बाद 52, ये रैंक 3 हो गया। देयर आफ्टर 42 रैंक 4 हो गया, सॉरी 45 4, दिस इज 5। करेक्ट चिल्ड्रन? यस। 52 के बाद 41 आएगा तो रैंक 6 हो गई इसकी। then this is rank 7, this is 8, this is 9 and this is rank 10। समझ में आ गया रैंक्स कैसे बनाई? चलिए, यहाँ पे बच्चों हाईएस्ट क्या है मार्क्स? 77 इज रैंक 1, उसके बाद 68 रैंक 2, उसके बाद, और ये भी मत सोचिएगा सर जज 1 में भी 1 to 10 आ रहा था इसमें भी आएगा, अरे वो तो आएगा ही आएगा। एक जज के स्कोर में रैंक रिपीट नहीं होनी है, ठीक है। आपस में तो भाई रैंक तो सेम ही रहेंगी, हर स्कूल में बच्चे फर्स्ट टू 10 आ सकते हैं। तो इसके बाद 65 है चिल्ड्रन, रैंक 3। 65 के बाद क्या है? 50 रैंक 4, 50 के बाद 48 रैंक 5, इसके बाद चिल्ड्रन 48 के बाद 43 है रैंक 6, इसके बाद रैंक 7 हो गया 38, देन दिस इज रैंक 8, दिस इज रैंक 9 एंड दिस इज रैंक 10।
सबको रैंक्स अलॉटमेंट समझ में आ गया? रैंक्स अलॉटमेंट में चिल्ड्रन कोई प्रॉब्लम किसी का? No. पक्का? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? चिल्ड्रन एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? No. कंफर्म? No doubts. चलते हैं आगे। तो अब डिफरेंसेस निकाल लेते हैं चिल्ड्रन, और फिर डिफरेंस का स्क्वायर आ जाएगा। मैंने गलती से हेडिंग दोनों का डी डी लिख दिया, तो लास्ट कॉलम इज डी स्क्वायर। ठीक है, वो डिलीट हो गया होगा बीच में। चलिए 3 और 3 का डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन? 0। स्क्वायर इज 0। 2 और 2 का डिफरेंस इज 0। 5 और 6 का डिफरेंस इज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस बोले चाहे ना बोले आप। 1 और 7 का डिफरेंस चिल्ड्रन 6, तो दिस इज 36। 4 और 1 का डिफरेंस क्या है बच्चों? 3, तो दिस बिकम्स 9। thereafter 5 और 6 का डिफरेंस इज 1, तो दिस इज 1। 8 और 8 का डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? 0। स्क्वायर इज 0। 7 और 9 का डिफरेंस इज 2, तो स्क्वायर इज 4। 10 और 10 का डिफरेंस इज 0, तो स्क्वायर इज 0। 4 और 9 का डिफरेंस इज 5, तो स्क्वायर इज चिल्ड्रन 25। खोपड़े में बात गई। चलिए टोटल आ रहा है 75 की 71? चिल्ड्रन 75 वाज द टोटल। चलिए आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। तो 1 माइनस न्यूमरेटर में 6 इंटू 75 अपॉन 10 क्यूब माइनस 10। तो चिल्ड्रन इट इज 1 माइनस व्हाट इज 75 इंटू 6? तो 76 आ रहा है टोटल। 76 आ रहा है। चलिए भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन पहले रिजॉल्व कर लें। 36 प्लस 25 दो बड़े टोटल थे, ये हो गया, ये हो गया। 9 and 1 10 and 1 11, 11 प्लस 4 76 आएगा भाई। चलिए कोई बात नहीं, 76 चिल्ड्रन। चलिए तो 76 इंटू 6 इज 456 चिल्ड्रन अपॉन 10 क्यूब इज 1000 माइनस 10 इज 990। तो 456 अपॉन 990 माइनस 1 0.539 आएगा चिल्ड्रन। राउंड ऑफ करके आप 54 कर सकते हैं। तो 54% कंपैरिजन है दोनों में। तो सो कॉल्ड मॉडरेट या लेस मॉडरेट कोरिलेशन कैन बी टॉक्ड ऑफ। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए तो लेट्स सी हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं। हाँ 0.539 या 0.54 कर सकते हैं आप लोग। समझ में आ गया? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो इन्होंने माइनस लिखा हुआ है, वो स्टैटिस्टिक्स का एक लॉजिक है कैलकुलेशन का, तो लिख जरूर दिया बट कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन भी जब हम पढ़ते हैं ना डिस्पर्जन में, वहां पे भी माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि एब्सोल्यूट कैलकुलेशंस लेने हैं। समझ गए बच्चों इस बात को? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सबको नजर आ रहा है बच्चों? पक्का? Yes. अगेन यहाँ पे भी रैंक्स आर नॉट कॉमन, अलग ही होंगी क्योंकि क्वेश्चन वही है। 10 बच्चे हैं, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं और आपको कोरिलेशन निकालना है। हो जाएगा? पक्का? अब कैसे क्वेश्चन को झटपट कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ER AR सर ये क्या है? इकोनॉमिक्स की रैंक्स और अकाउंट्स की रैंक्स, इसी के आगे लिख दीजिए। देन एक कॉलम डी का बन जाएगा और एक यहाँ पे बना लीजिए व्हाट, डी स्क्वायर। व्हाट इट क्लियर? तो झटपट सॉल्व हो जाएगा, कर लेंगे लोग। चलिए स्टार्ट करिए। So marks in economics highest is 90, तो this is rank 1 if I am not wrong, 95। चलिए और उसके बाद क्या है फिर? 90, then children 85, then 80, then children 70, then 60, then 60 के बाद मार्क्स ही नहीं है। 57 हो गया, then this is 8, this is 9 and this is 10। और उसके बाद मार्क्स इन अकाउंट्स में भी देख लेते हैं, हाईएस्ट इज 90, तो 1 हो गया चिल्ड्रन, दिस इज 2, देन दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सीक्वेंसिंग चेक कर लीजिए, 10 2 5 9 1 8 6 3 4 7 एंड 8 4 5 10 1 9 7 3 2 एंड
6 आगे सबका आंसर। डिफरेंसेस निकाल लें। 10 और 8 का डिफरेंस क्या होगा? 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 and 4 का डिफरेंस, 2 बोले -2 बोले एक ही बात है। 5 and 5 is 0, this is -1 or 1, this is 0, this is again -1 or 1, this is children again -1 or 1, this is 0, 2 या +2 and this is 1. 2 square is what? 4. Again 2 square 4, this is 0, this is 1, this is 0 1 1 0 4 and 1. 4 plus 4 is 8, 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, 10 plus 1 11, 11 plus 4 15 plus 1 16. So it is RK equals to 1 minus 6 summation D square upon n cube minus n. So what was the total coming, children? 16 upon कितने आइटम्स थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So it is 10 cube minus 10. So 1 minus what is 6 into 16? 96. Then children it is 1000 minus 10. तो ये आ जाएगा 1 minus 96 upon 990. So it is children 990 minus 96 upon 990. क्या आएगा आंसर? 894 upon 990. कैलकुलेट करिए। 894 upon 990. 0.903. तो इट इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। समझ में आ गया? तो इससे ये पता लग जाएगा ये जो स्टूडेंट हैं जितने भी और जहां पे इनको पढ़ाया जा रहा है, इनके दोनों सब्जेक्ट्स में जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होंगी वो लगभग बराबर होंगी। इज दैट क्लियर? तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के मार्क्स एकदम सेम है हर सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा आ गया, अकाउंटेंसी में बहुत कम आ गया। तो पीपल अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया? मार्क्स आर गिवन, तो क्या करना है? चलिए, सबका आंसर आ गया भाई? देख लें, सही निकाला था? Yes. एकदम सही निकाला था। चलिए बच्चों, अगली कहानी, व्हेन रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। अब सर यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे बच्चों दो मेथड्स चलते हैं और ये मेथड्स कुछ ऐसे हैं कि क्लास में दो बच्चों के 96 मार्क्स आ गए, एक के 98 आए थे और एक के 95 आए थे। तो देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ रैंकिंग। एक रैंकिंग सिस्टम तो ऐसा हो सकता है कि जिस बच्चे के 98 मार्क्स हैं उसके पेरेंट्स को बता दिया जाए कि आपके बच्चे की रैंक फर्स्ट है, 96 वाले दोनों बच्चों की रैंक सेकंड और 95 वाले दोनों बच्चों की रैंक थर्ड। एक ये रैंकिंग सिस्टम होता है। इज दैट क्लियर? एक रैंकिंग सिस्टम होता है कि इसको तो फर्स्ट बोल देते हैं, अगर इन दोनों बच्चों के मार्क्स कम या ज्यादा होते तो एक सेकंड होता है, एक थर्ड होता। व्हाट इज 2 + 3 का एवरेज चिल्ड्रन? तो इसकी भी 2.5 रैंक और इसकी भी 2.5 रैंक। समझ में आ गया? तो पहली दूसरी तीसरी रैंक तो एग्जॉस्ट हो गई, तो इसको क्या मिलेगी? रैंक फोर्थ मिलेगी। एक ये रैंकिंग सिस्टम है। आपने रैंकिंग सिस्टम आज तक कहीं देखा नहीं होगा, बट स्टैटिस्टिक्स में होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? 2.5 का लॉजिक ये हुआ कि भाई 98 वाले की तो फर्स्ट रैंक है ही है, ठीक है। अगले दो के मार्क्स अगर ऊपर नीचे होते तो एक की रैंक 2 होती और एक की रैंक 3 होती। तो हमने क्या किया? 2 और 3 का एवरेज मीन निकाल दिया, ठीक है। तो 2 + 3 इज व्हाट? 5/2, 2.5। तो तुम फर्स्ट आए हो, तुम 2.5 आए हो, तुम 2.5 आए हो। इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे अभी आपने देखा होगा आईटी मेंस का रिजल्ट आया, पेपर इस बार आसान आ गया था। फिजिक्स में 6 क्वेश्चन गलत था, मैथ्स में 5 क्वेश्चन गलत था। इज दैट क्लियर? तो सो कॉल्ड बच्चों के मार्क्स खूब भयंकर आ गए और 240 कट ऑफ गया। लास्ट ईयर तक 160-65 जाता था, तो उनको 12 लाख में से 2.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट करना था। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स सेम होंगे, तो सेम मार्क्स में किसको फर्स्ट करें और किसको सेकंड करें? तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है कि मार्क्स कितने बच्चों के सेम है। तो 23-24 बच्चे हैं जिनका पूरा 100 परसेंटाइल आया है। 100 परसेंटाइल मतलब 100% नहीं होता है, हाँ हाईएस्ट मतलब जो 12 लाख बच्चे दे रहे थे उसमें 30 बच्चे ऐसे हैं जिनके हाईएस्ट और बराबर मार्क्स हैं। अब मान लीजिए कि मैं 30 की तो बात नहीं कर रहा, मैं 2 की बात करता हूं कि दोनों बच्चों के मार्क्स बराबर हैं, स्टिल किसी को AIR 1 AIR 2 तो देना पड़ेगा। तो जब सबके मार्क्स कॉमन होंगे दोनों बच्चों के, मान लीजिए, तो फिर देखेंगे मैथ्स में किसका हाईएस्ट है, और पता लग गया दोनों मनुष्यों के मैथ्स में भी सेम नंबर थे। अब क्या करे IT काउंसिल? यहाँ पे फिर फिजिक्स देखा जाता है, वो भी पता लग गया एकदम सेम थे। फिर केमिस्ट्री देखा जाता है और पता लग गया वो भी सेम था। तो अब कैसे फर्स्ट और सेकंड रैंक निकाली जाए? फिर देखा जाएगा एज,
जो बूढ़ा बच्चा होगा, मतलब जिसका सेकंड और लास्ट अटेम्प्ट होगा, उसको फिर आगे करेंगे, क्योंकि दूसरे बच्चे के पास तो अभी एक अटेम्प्ट और है। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेंस में आपकी है यार 1 आए 2 आए, मेन तो एडवांस का मुकाबला आईटी में। बट जब एंड प्रोडक्ट तक आते हैं, 16,500 सीट्स है मान लीजिए, तो 16,498 सीट्स भर चुके, 2 सीट बची हैं, और कंटेस्टेंट इस पे 5 और पांचों बच्चों के मार्क्स सेम है। तो फिर 5 में से किन 2 को सेलेक्ट किया जाए? तो सबसे पहले टोटल देख लेंगे, टोटल तो सेम ही आ रहा है। फिर मैथ्स के मार्क्स वो भी सेम, फिजिक्स के मार्क्स वो भी सेम, केमिस्ट्री के मार्क्स वो भी सेम। फिर उन 5 में से जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा एक उसको ले लेंगे, और बाकी चारों का फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब सर किसको एक को भगाया जाए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा होगा वो आ जाएगा, बाकी जय माता दी। सर ये तो पापा मैंने बहुत गलती कर दी, अब ये क्या कर सकते हैं भैया? लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? लॉजिक अंडरस्टूड वेल और नॉट? समझ में आ गया? नहीं समझे तो ऐसे चलता है, बट इतना कोरिलेशन होता नहीं है कभी भी। जनरली टोटल सेम हो सकता है, टोटल बहुत का सेम होता है, बट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तक आते आते ही सारी की सारी सॉर्टिंग हो जाती है। नेम वाला सिस्टम जनरली नहीं आता है। ओके चलिए भाई, तो समझ में आ गया अगर रैंक्स इक्वल होंगी तो कैसे अलॉटमेंट करना है? सबको समझ में आ गया? तो हेडिंग लिख दी सबने? चलिए, तो आप ये कंटेंट भी 2 लाइन का नोट डाउन कर ले चलन। When 2 or more items of a group have same values, वैल्यू की जगह आप मार्क्स भी लिख सकते हैं, then they are assigned a common rank. This common rank is the average. ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया जा रहा है। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे वहां पे आपको टीचर दोनों बातें सिखाएगा और ये बता देगा कि क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा तो क्या करना है। बट 11th क्लास में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आपको एवरेज ही लेना है। तो स्कूल में आपके ऐसे ही चलता है कि भाई डांस कंपटीशन हुआ, जो सबसे अच्छा था वो फर्स्ट, बाकी 3 बराबर स्कोर लेके आए तो सेकंड 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 सबको मिलता है। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ गायब हो जाएगा, फिर तीसरे वाले को 5th प्राइज मिलेगा, क्योंकि 3 प्राइज ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई चलन? तो आपको एवरेजिंग सिस्टम लेना है। पहली बात क्लियर हो गई सबको चलन? पक्का? तो अगर 2 का एवरेज, तो आपको देखना पड़ेगा कि रैंक कौन सी होती है उनकी, उन्हीं नंबर्स का आप एवरेज निकाल देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? मान लीजिए 8th कंटेस्टेंट और 9th कंटेस्टेंट और 10th कंटेस्टेंट दोनों के मार्क्स 90 90 और 90 हैं, तो या तो सो कॉल्ड तीनों को 8 8 8 बोल दीजिए, बट ऐसा नहीं होगा। व्हाट इज 8 + 9 + 10? मैथ्स के हिसाब से 27/3। 9th रैंक सबको दे दी जाएगी, इसकी भी 9th, इसकी भी 9th और इसकी भी 9th। इसके पहले वाले की 7th और इसके आगे वाले की रैंक क्या होगी? 11, बिकॉज 8 9 10 हम बांट चुके हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? एवरेजिंग लॉजिक वेल अंडरस्टूड? चलो चलिए, तो 2 बातें आपको कॉमन रैंक्स में पढ़नी होती हैं। एक आपने पढ़ ली, एक फॉर्मूला जो लेंदी होगा उसको कैसे अप्लाई करना है, सबसे बड़ी कलाकारी उसी के अंदर है। तो झटपट ये डेफिनेशन लिख लें सब लोग, झटपट डेफिनेशन लिख दें। कोई क्वेरी है तो कैन आस्क। चलिए, सो चिल्ड्रन यहाँ पे आपको फॉर्मूले में एक एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। RK is same, 1 minus is same, n³ minus n and 6 as well as summation d square is same. नया क्या आ गया चिल्ड्रन? +1/12 m³ minus m +1/12 m³ minus m, और ये रिकर करेगा। सर कब तक रिकर करेगा? जब तक है जान, जब वी मेट। समझ में आ गया? हमें ये कितना रेकरिंग करना है ये डिपेंड करेगा रेपिटेशन कितना है। आई रिपीट, रेपिटेशन कितना है। तो 2 जजेस के मार्क्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। अगर रेपिटेशन 6 बार है तो आपको ये वाला कंटेंट कितनी बार रेकर करना पड़ेगा? 6 बार। सर मान लीजिए रैंक x और रैंक y, यहां पे सर ये रेपिटेशन 3 बार है और यहां पे रेपिटेशन 5 बार है रैंक का। 5 + 3 कितना होता है चिल्ड्रन? 8। ये 1/12 m³ minus m 8 बार लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? सर मान लीजिए कि रैंक y में कोई रेपिटेशन नहीं है, रैंक x में ही सिर्फ और सिर्फ 4 बार रेपिटेशन आ गया, तो 1/12 m³ minus m is to be written how many times? 4 टाइम्स। और सर ये m में आएगा क्या? कोई टेंशन की बात नहीं है, रैंक कितनी बार रिपीट हो रही है बस आपको यही लिखना है। गॉट इट? टेंशन मत लीजिए, होता बहुत आसान है, सिर्फ काम थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका। ओके, सो प्लीज राइट दिस फॉर्मूला इन योर कॉपीज चिल्ड्रन, प्लीज राइट दिस फॉर्मूला इन योर कॉपीज। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 सबको नजर आ रहा है बच्चों? पक्का? अपनी अपनी कॉपी ओपन कर लें
और अब बच्चे बोलेंगे सर ये मार्क्स हैं कि रैंक है? यहां लिखा है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। दिमाग की बत्ती जला है मेंटोस का है बगैर, रैंक होती तो 1 2 3 4 लिखा होता ना, ये रैंक हो सकती है, ये मार्क्स हैं, पॉइंट्स हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए इनसे पहले हम रैंक निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो रैंक के लिए लिख लेते हैं आर एक्स, डायनासोर मत समझिएगा, टीरेक्स करके, आर वाई, और फिर बच्चों इनका डिविएशन यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे इनका डी स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट इट? तो कॉपी में करना चाहते हैं कॉपी में कर लीजिए, इसी बुक में करना है इसी में कर लीजिए। लिख लीजिए सबसे पहले रैंक्स निकाल लेंगे लोग। चलिए रैंक निकालिए, चलिए चलिए। तो एक्स मार्क्स में सबसे ज्यादा मार्क्स 24 थे चिल्ड्रन, तो ये बन गई रैंक 1। उसके बाद 23 बन गया रैंक 2। इज दैट क्लियर? अब 19 एंड 19 इज सेम, हैड दे बीन डिफरेंट हमने इनको रैंक क्या दी होती चिल्ड्रन? 3 और 4। तो 3 + 4 का मीन क्या होगा चिल्ड्रन? 3 + 4 का मीन 3.5 होता है, 3.5 नहीं होता। 3 और 4 का मीन 3.5 होता है। समझ में आ गया? तो देखिए बच्चों इनको कॉमन रैंक दे दी गई है 3.5 3.5। चलिए तो इट इज 3.5 एंड 3.5। अगर ये अलग अलग होते तो दे वुड हैव बीन अलॉटेड रैंक्स एज 3 एंड 4। तो 3 और 4 तो अलॉट हो चुकी है, अब रैंक क्या आएगी अगली? 5। किसको देंगे 5? 16 को, और इसको दे देंगे 6। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? और एक मेथड ये भी था, 24 को रैंक 1 देते, 23 को रैंक 2 देते चिल्ड्रन, 19 और 19 को दोनों को रैंक 3 देते, तब भी 4 गायब हो जाती, 16 को 5 ही मिलती रैंक। तो ये आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ाया जाता आपको। देन वाई मार्क्स में आते हैं चिल्ड्रन, हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? 22, और ये 2 बार है। अगर आगे पीछे होता तो इट इज 1 and 2। तो व्हाट इज द मीन ऑफ 1 and 2 चिल्ड्रन? चलिए ये बच्चा बोले घर जाके अपने पापा से मेरी 1.5 रैंक आई है, इसके पापा भी बेचारे लोट पोट होके हंसने लग जाएंगे। समझना क्या? 1.5 1.5, तो 1 और 2 रैंक अलॉट हो चुकी है, इनको क्या मिला? 3। समझ में आ गया? और उसके बाद इनकी रैंक हो गई चिल्ड्रन 4, इनकी 5 और इनकी 6। समझ में आ गया? अब बच्चे कहेंगे सर वो डिफरेंस कैसे निकालना है? वो सब वैसे ही निकलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। चलो बच्चों 3.5 और 6 में डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2.5, 1.5 और 1 में डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0.5, 6 और 3 का डिफरेंस इज 3, 2 और 5 का -3, 3 कुछ भी बोल ले। दिस इज 2 एंड दिस इज 1। आसान वाला मैं कर लेता हूँ, डिफिकल्ट वाला आप कर लीजिएगा। 9 9 4 एंड 1। तो 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 2.5, और इसका आ जाएगा 6.25। 625 नहीं आएगा, हाँ 6.25 आएगा। चलिए तो जरा डी स्क्वायर का टोटल बता दें। 6 7 8 9 9 18 18 और 4 22 31 31.75। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 आना ओ चाहिए। सॉरी 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 सॉरी। चलिए हाँ बच्चों 6.5 10.5 11.5 28 29.5 29.5 आएगा। चलो चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया? 29.5 आ गया चलो पक्का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो आप बता रहे थे 1/12 m³ - m, ये कितनी बार रिपीट होगा? प्लीज टेल मी x के मार्क्स में रैंक कितनी बार कॉमन थी चिल्ड्रन? 3.5 एंड 3.5, और यहां पे भी कितनी बार कॉमन थी? मतलब एक रैंक 2 बार x में भी और एक रैंक 2 बार y में भी। इज दैट क्लियर? चलिए तो सबको 29.5 समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे चिल्ड्रन हमने रेपिटेशन कितनी बार किया हुआ है? 2 बार। गॉट इट क्लियर? क्यों किया? क्योंकि 3.5 कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2 बार। और 1.5 भी कितनी बार रिपीट हो रहा था? 2 बार। मतलब एक रैंक 2 ही बार रिपीट हुई है। इज दैट क्लियर? इसलिए आपने 2 लिखा है, 4 मत समझ लीजिएगा इसको, डेटा तो 2 ही था ना आपका, दोनों मिला के तो 2 ही बार रेपिटेशन हुआ है, एक बार एक्स में रेपिटेशन और एक बार वाई में। ऐसा भी हो सकता है कि x में 3.5 3.5 एक ही रेपिटेशन, y में 1.5 1.5 एक ही रेपिटेशन, एक और रेपिटेशन होता है किसी में मान लीजिए, तो आप ये 1/12 m³ - m कितनी बार यूज करते हैं? तब आप 3 बार यूज कर लेते हैं। इज दैट क्लियर?
तो वो डिजिट कितनी बार रिपीट हुआ उसके बेसिस पे ये आगे फिट होता जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एम में लिखना है आपको। गॉट इट क्लियर? कितनी बार एक रैंक रिपीट हुई है बात इसकी है, ठीक है। लाइक 3.5 कितनी बार आपने एक्स में लिखा है? 2 बार, ठीक है। तो एक 3.5 के लिए ये आ गया, और 1.5 कितनी बार लिखा आपने? 2 बार, एक ये आ गया। अब बच्चे कह रहे हैं सर 1.5 मान लिए 3 बार आता और 3.5 2 बार आता, समझ में आ गया? तब भी आप ये 2 ही सीक्वेंस बनाते हैं बस, जो एम नंबर है वो उसके बेसिस पे चलेगा। तो 3.5 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, और 1.5 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स ना, ये 2 जो है ये एम में लिखा जाएगा। अगर 1.5 3 बार आता, ध्यान दीजिएगा 1.5, तो m में वैल्यू 3 चली जाती, कितनी चली जाती? समझ में आ गया? चलिए, तो देखिए यहां पे 2 2 नजर आ रहा है, 2 2 नजर आ रहा है, ये 2 2 है फॉर एक्सेस 3.5, और ये 2 2 भी किसके लिए? फॉर वाइज 1.5। अब बच्चे कहने सर मान लिए 1.5 3 बार आता, तो 2 क्यूब की जगह आप 3 क्यूब लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 3 क्यूब। और बच्चे कह रहे हैं सर मान लीजिए 3.5 5 बार आता, अब इतना नहीं हो सकता, 3.5 5 बार कभी नहीं आएगा, बट बाई चांस मान लीजिए ऐसा कुछ होता, तो 2 क्यूब की बजाय आप क्या लिखते हैं? 5 क्यूब। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? चलिए सॉल्व हो जाएगा चलन। तो 0.128 आ रहा है, मतलब इनमें कोई भी खास कोरिलेशन नहीं है। तो ये कहानी क्लियर हो गई। 1/12 m क्यूब माइनस m कितनी बार आएगा? पक्का? और उसके अंदर m में क्या वैल्यू डालनी ये भी समझ में आ गया। तो m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स द रैंक इज बीइंग रिपीटेड। अगर एक ही रैंक 4 बार रिपीट हो रही है तो 4 क्यूब माइनस 4। एक रैंक 2 बार तो कम से कम रिपीट होगी ही होगी, नहीं समझ में आया? 2 बार तो तभी तो रिपीटेशन होगा वो। तो m की वैल्यू, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपको, इन दिस फॉर्मूला m कैन बी एट अ मिनिमम ऑफ व्हाट डिजिट? 2 तो रहेगा ही रहेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। दिमाग की बात है ये, नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि इंसान अंधा है, तो ऑब्वियसली बात है चश्मा नहीं लगाएगा। एक आंख खराब है, आधा चश्मा लगाएगा? चश्मा तो उसको पैर में ही लेना पड़ेगा। खोपड़े में बात गई। हाँ ये हो सकता है डॉक्टर से, डॉक्टर ने लेफ्ट आई से नजर नहीं आता है, तो डॉक्टर कहेगा ठीक है यहाँ का ग्लास मत लगाओ, और गया तो ग्लास का पैसा बच जाएगा, बट फ्रेम का पैसा नहीं बचेगा। लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो एम की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? 2, और मैक्सिमम ये डिपेंड करेगा डेटा कितना बड़ा है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड 0.128 कैसे आएगा? चलो चलिए, तो अगले लेक्चर में इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे, और फिर आपको आखिरी मेथड पढ़ाऊंगा जिसके साथ कोरिलेशन का राम राम सतह हो जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। एग्जाम्पल 22 नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे देखते हैं कितनी बार कॉमन आया। 3.5 कितनी बार है चिल्ड्रन? और ये 5 कितनी बार है? और कोई रेपिटेशन है? तो ये जो फॉर्मूला है चिल्ड्रन, ये 2 ही बार रहेगा। कितनी बार रहेगा? एक बार 2 क्यूब माइनस 2, और एक बार चिल्ड्रन 3 क्यूब माइनस 3। देख लीजिए ये 2 ही बार आया चिल्ड्रन, एक बार 2 क्यूब और एक बार 3 क्यूब। मालविया जी समझ में आ गया? यहां देखना है स्क्रीन पे, कुछ बैक के अंदर देखे जा रहे हैं। चलिए गॉट इट चिल्ड्रन? चलिए इसके बाद तो ये इनकरेक्ट वैल्यूज एंड ऑल दैट, तो ये वो है तिगड़म सवाल, कॉन्सेप्ट यही था। पीपल अंडरस्टूड दिस? चलिए ये समझ गया तो होमवर्क भी मार्क कर लीजिए फिर। मार्क द होमवर्क चिल्ड्रन। आपको स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के जितने बैक क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं ये सब के सब सॉल्व कर लीजिएगा। कहां से स्टार्ट है ये? 21 से लेकर 26 तक कर लीजिएगा चिल्ड्रन, देन 29th कर लीजिएगा, 31st 32nd कर लीजिएगा, और 34th कर लीजिएगा। समझ में आ गया? पक्का? शुड आई रिपीट अगेन? 21 से लेकर 26 तक कर लीजिएगा, उसके बाद सो कॉल्ड कर लेंगे 29, 31, 32 एंड 34। आई होप इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। पक्का? ये समझ में आ गया ना कितनी बार? तो कितनी बार रैंक कॉमन है उसके हिसाब से डिसाइड होगा 1/12 m क्यूब माइनस m कितनी बार यूज होगा। और m की वैल्यू क्या होगी? जितनी बार डेटा रिपीट हो रहा है। रैंक 3 बार रिपीट हो रही है तो 3, 2 बार रिपीट हो रही है तो 2, 4 बार रिपीट हो रही है तो 4, और m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 2 से नीचे नहीं जा सकता वो। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।